हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए, अब हमने आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे सोशल साइंस का, भारतीय वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर चल रहा था वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक। इस चैप्टर में हमने आपको 2 पार्ट दे चुके थे, आज हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे और आज ये चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक है, बताएंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने कुछ बताया था। कुछ कंपनियां थी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमें बताया था इसे एमएनसीज कहा जाता है, मल्टी नेशनल कंपनीज। क्या कहेंगे? मल्टी नेशनल कंपनीज। ये कंपनियां मुख्य रूप से क्या करती थी, अपने व्यापार को पूरे संसार भर में क्या कर चुकी थी, फैला चुकी थी। व्यापार को फैलाने का सबसे बेहतर ये काम करती थी कि जिस देश में जाती थी वहां की स्थानीय कंपनियों को आपस में मिला लेती थी और अपने उत्पादों को स्थानीय कंपनियों को भी क्या करती थी, देती थी, जिससे स्थानीय कंपनियां एक ब्रांड नाम लगाकर क्या करते थे, अपने व्यापार को बढ़ावा देने का काम करते थे। ठीक है, इसमें एफडीआई बताते, फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट क्या था, एफडीआई इन्वेस्टमेंट था। इसे बताए थे मुख्य रूप से क्या किया जाता है, अलग अलग मतलब लोग विदेशों से पैसे को निवेश करना, ये सारी प्रक्रिया हमने आपको बताया था ना। अब इसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने इसकी विशेषताओं को बता दिया था। ठीक है, आज हम इसके आगे चलेंगे। वैश्वीकरण हमने देखा था अर्थव्यवस्था के बारे में, और मुख्य रूप से देखेंगे वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण, ठीक है, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का प्रक्रिया क्या थी। हमने विदेशी व्यापार में बताया था कि मुख्य रूप से विदेशी व्यापार भारत करता है। 90% जो व्यापार होता है समुद्र मार्ग के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत का अमेरिका के साथ होता है। कितने देशों के साथ भारत का व्यापार होता है, तो 35 देशों के साथ होता है। भारत का विश्व में व्यापार का स्तर कितना था, कितना भारत दुनिया में व्यापार कर लेता है, तो बस 1% से भी कम था, 0.67% था। और ये भी चीज हमने बताया था कि भारत का मुख्य रूप से जो दूसरे देशों से मंगाता है, आयात करता है, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का आयात करने का काम करता है, तो उसमें पेट्रोलियम का 33% क्या करता है, आयात, यानी 33% आयात पेट्रोलियम को मंगाता है दूसरे देशों से। हम देखेंगे वैश्वीकरण क्या आता है, तो विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार, विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार। कौन सा व्यापार विद्यार्थी, तो विदेशी व्यापार की तीव्र वृद्धि ही वैश्वीकरण कहलाती थी। वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, वैश्वीकरण किसे कहेंगे, पहले इसको समझेंगे। वैश्वीकरण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। क्या कहेंगे विद्यार्थी, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मुख्य है कि विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार करना, यानी कि एक ही देश ने पूरे देश में बताए थे कि देशों का आंकड़ा लगभग 196 देश बताता है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, कि इन देशों में आपसी जो व्यापार होता है, तो जो क्या कर रहा है, तो विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार को क्या करना, वृद्धि करना। विभिन्न देशों के बीच जब व्यापार होगा तो व्यापार क्या होगा, तेजी गति से होगा, तो तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया ही कहलाएगी वैश्वीकरण। विभिन्न देशों में जो व्यापार होता है, विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वैश्वीकरण। क्या कहलाएगी विद्यार्थी, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कौन सी कंपनी करती थी, एमएनसीएस। एमएनसीएस वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा योगदान करती थी। ठीक। जो एमएनसीएस कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी थे, मुख्य रूप से वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा व्यापार करती थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करती थी, मार्केट को बढ़ाने का काम करती थी। कौन सी कंपनियां, एमएनसीएस कंपनी, जिसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वह कंपनी जो पूरे दुनिया में फैली हुई है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसीएस कंपनी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरे दुनिया में इस कंपनी का क्या होता था, प्रचार प्रसार बड़ी ही तेजी गति से होता था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, वैश्वीकरण के उद्देश्य, जैसे हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है,
आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का भी उद्देश्य होगा कि हम 10 में अच्छा नंबर आ जाएगा तो 11 12 पढ़ेंगे, 12 पढ़ लेंगे। फिर आगे आप सपना हो कोई आईएएस बने, कोई पुलिस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई सेना में जाए, कोई टीचर बने, जिसकी जो अलग अलग इच्छाएं हो, कोई भी इच्छा होगी आगे जाकर मुर्गी फार्म खोल देंगे, पोल्ट्री फार्म खोल देंगे, बिजनेस चलाएंगे, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर, खेत जोतेंगे, गाना लगा के गाना सुनकर खूब बढ़िया से खेत जोतेंगे। अलग अलग लोगों की क्या होती है, चॉइसें होती है, ठीक है। तो उद्देश्य देखेंगे वैश्वीकरण, हमने बता दी कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच जो विदेशी व्यापार की तीव्र वृद्धि है क्या कहलाएगी, वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच यानी कई देशों के बीच जो विदेशी व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का काम कौन सी कंपनी करती थी हमारे प्यारे बच्चों, तो MNCS यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत ज्यादा योगदान करती थी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी पूरी दुनिया में क्या हो चुकी थी, अपना पूरा दुनिया में वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अब इसके उद्देश्य देखेंगे, वैश्वीकरण जो कंपनी थी इसके उद्देश्य क्या थे, तो मुख्य रूप से इसके उद्देश्य थे भारतीय अर्थव्यवस्था को, पहला भारतीय अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये था पहला पॉइंट विद्यार्थी। दूसरा पॉइंट समझेंगे हम क्या कह रहा है मुख्य रूप से, कि विकसित देशों के उपयोग तकनीक, जो विकसित देश थे विद्यार्थी, विकसित देशों के उपयोग आधुनिक तकनीकों को भारत में, आधुनिक तकनीकों को भारत में लाना, क्या करना, लाना, ठीक है। आगे देखिएगा विद्यार्थी, भारतीय बाजार को, भारतीय बाजार को प्रतिस्पर्धा के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। देखिए ये विद्यार्थी इसके तीन उद्देश्य पूछेगा, वैश्वीकरण क्या होता है, वह वैश्वीकरण के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कीजिए। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के बारे में विवेचना कीजिए, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में आएगा, सिंपल नहीं कि वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के उद्देश्य हम बता दें कि वैश्वीकरण क्या होता है, कि वैश्वीकरण मुख्य रूप से क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार होता है, व्यापार की तेजी गति कहलाएगी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाली कंपनी का नाम है MNCS, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसका पहला उद्देश्य क्या था, कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। ये लोग कंपनियां भी सोचती थी, जो वैश्वीकरण सोचते थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, अभी हमारी अर्थव्यवस्था उतनी बेहतर नहीं जितना कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहतर है, रूस की अर्थव्यवस्था बेहतर है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बेहतर है, हम लोगों से बहुत पीछे हैं। लगभग वर्तमान का हम लोग का रेशियो 5 या 6 के बीच में विद्यार्थी, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोड़ना, इसका उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था है उसको विश्व के लेवल पे ले जाया जाए, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विश्व में क्या करे, तुलना करे, यानी धीरे धीरे इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है। दूसरी, विकसित देश के उपयोग आधुनिक तकनीकों को भारत में लाया जाए। जो विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, ये सब कैसे देश हैं, विकसित देश है। तो विकसित देश में जो टेक्नोलॉजी है, जो नई नई तकनीकें आई हैं, ये अर्थव्यवस्था यानी कि जो जो वैश्वीकरण है, यह कहता है कि जो विदेशी देश, जो विकसित देश है जिनके पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को क्या करें हम भारत देश में लाएं, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो भारत में धीरे धीरे व्यापार का स्तर भी बेहतर होगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी विद्यार्थी, ऊंची हो जाएगी। भारतीय बाजार को प्रतिस्पर्धा के लिए क्या करना, तैयार करना। वैश्वीकरण एक और चीज कहता था कि भारत के बाजारों को हम इतना बेहतर करें, कंपटीशन लेवल में लाएं, उसको जब तुलनात्मक होगा, जैसे विद्यार्थी भी क्या करते हैं, आपस में बच्चे पढ़ते हैं, जब भी होता है कि फलाना हमसे ढेर नंबर पागल, कैसे पागल, हम हो पढ़ब, तो एक नशा हो जाता है। तो वो भी घर पे पढ़ता है, 2 घंटा पहले पढ़ता था, फिर 3 4, अपने रूटीन को बदलता है, कंपटीशन करना चाहता है। उस बार एक बार चिंटुआ के फेल कर दी,
हम आए पहले स्थान पे। तो आपस में प्रतिस्पर्धा, तो जो बहुराष्ट्रीय जो वैश्वीकरण कहता है कि भारत में एक ऐसी मतलब लोगों में सामूहिक जो कंपनियों को लाया जाए कि जो मुख्य रूप से क्या करे, भारतीय बाजार को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें, यानी कि भारत का मार्केट भी अन्य देश के मार्केटों में क्या किया जाए, तुलना की जाए। इससे जब तुलना होगा तो भारत में बेहतर से बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तुएं भी मिलेगी और सस्ते दाम पे लोगों को वस्तुएं क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो हमारे विद्यार्थी तीन था, तीनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर बता रहे उद्देश्य में का मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या करें, दुनिया की अर्थव्यवस्था में जोड़ने का प्रयास करें। जो दुनिया के अन्य देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके टेक्नोलॉजी को भारत में लाने का प्रयास करें कि भारत धीरे धीरे विकसित की तरफ जाए, ठीक है। अगला चीज हमने बताया कि भारतीय बाजार को क्या करें, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए तैयार करें। कब तैयार करेंगे, जब आपके यहाँ बढ़िया कारीगर रहेंगे, बढ़िया तकनीक रहेंगे। तो तकनीकें उसी हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, जब तकनीकें बेहतर रहेगी तभी ना अच्छा माल तैयार करेंगे, अच्छी वस्तुएं तैयार करेंगे, तब दूसरे देश और आपके देश में क्या होगा, कंपटीशन होगा, किसकी वस्तु बेहतर है, किसकी वस्तु गुणवत्तापूर्ण है, कि और गुणवत्ता के साथ साथ सस्ती भी है। तो ये विद्यार्थी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले हेडिंग पे, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिए, हम बार बार कहेंगे बबुनी ले लो, बाबू स्क्रीन शॉट ले लो। आप लोग तनी मनी भैली अपने हिसाब से टिक टाक लिया लो, ठीक है। चला आइएगा, अगला हेडिंग हम देखेंगे मुख्य रूप से प्रवास क्या होता है, ठीक है। प्रवास, माइग्रेशन जिसको बोला जाता है, माइग्रेशन, ठीक है। प्रवास, प्रवास का मतलब मुख्य रूप से होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। लेकिन हम यहाँ एक जगह से दूसरे जगह ना, हम चट्टी भर करना पूरे चले गए बिजौरा ये प्रवास में। तो हमको यहाँ तो व्यक्ति आया गया तो भी प्रवास है, लेकिन यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको समझेंगे प्रवास क्या कहेगा। इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं सेवाओं निवेशों, वस्तुओं सेवाओं निवेशों तथा तकनीकों, क्या विद्यार्थी हमारे, निवेशों तथा तकनीकों का या प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के प्रौद्योगिकी हम क्या कह सकते हैं, तकनीकी, क्या कह सकते हैं, तकनीक के अतिरिक्त विभिन्न देशों का, विभिन्न देशों, विभिन्न देश का मतलब कह दे, विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का, आपस में जोड़ने को ही प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। याद रहे, दे देता है प्रवास किसे कहते हैं, ठीक है। वन लाइनर में 2 नंबर में आ जाएगा प्रवास किसे कहते हैं। तो बस यही चीज है आपका प्रवास। देखिए प्रवास का मतलब हमका जो सुनेंगे, प्रवासी दिवस एक मनाया जाता है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे तो उनके आने की खुशी में लोगों ने, आने खुशी का मतलब जब दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में आए थे, उतने महान पुरुष थे, तो उनके आने की तिथि जो 9 जनवरी थी, उसी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। मतलब प्रवासी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें प्रवासी का मतलब कि आप एक अपने देश के व्यक्ति आप जाकर सऊदी में कमा रहे हैं और सऊदी से जब आ रहे थे, एक प्रकार की खुशी है, तो वो क्या होगा, नहीं दूसरे उस देश को छोड़कर अपने देश में आना ही कहलाएगा प्रवासी। लेकिन यहाँ प्रवासी का तात्पर्य क्या है, वस्तुओं से संबंधित है कि वस्तु। प्रवासी को अंग्रेजी में कहेंगे माइग्रेशन, क्या कहेंगे विद्यार्थी, माइग्रेशन, क्या कहेंगे, माइग्रेशन। वस्तुओं सेवाओं एवं निवेश, पहले वस्तु का मतलब किसी प्रकार की वस्तु, कुर्सी हो गई, पेन हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, क्या वस्तु। सेवाएं, सेवाएं का मतलब जो हम सेवा ले रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सेवा ले रहे हैं, ट्रेन में बैठ कर जा रहे हैं तो ट्रेन आपको क्या दे रही है, सेवा। ट्रेनिया पैसा लेती है, ट्रेनिया के देते वाला ट्रेन तो पैसा खा ले, और वो तो आदमिया काट के टिकट देता है कि नहीं, ट्रेन से कोई मतलब नहीं है। तो वस्तु सेवा, निवेश, निवेश का मतलब पैसे का इन्वेस्ट करना, मतलब पैसा लगाना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, तो बैंक में 100 रुपये डालेंगे तो आने वाले समय में 100 रुपया से 102 रुपया, 104 रुपया, 106 बढ़े कि नहीं, तो उसको बोलेंगे निवेश करना। प्रौद्योगिकी के, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, कितना बेहतर आपके पास टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी बेहतर होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, अच्छी वस्तुएं बनाएंगे, अच्छे से अच्छा घरों को बनाने का काम करें टेक्नोलॉजी के हिसाब से। नई नई तकनीकी देखें कैसे वहाँ का टेक्नोलॉजी किस हिसाब से घर बनाए, तो अभी अच्छे से घर बनाएंगे। मकान को तैयार करें, पढ़ने में बेहतर टेक्नोलॉजी लाएंगे। पहले पढ़ाई क्या होती थी, आदमी कंडे की पेन से लिखता था, वो लेकर होता था, दफ्ती मिटाते थे। देखिए टेक्नोलॉजी बदली, धीरे धीरे बोर्ड आ गया, बोर्ड से आदमी मिटाने लगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं डस्टर चक्का, धीरे धीरे आधे डिजिटल बोर्ड आ गया, हाथों से टिपता, हाथों से लिखा लगी, आऊ माऊ नहीं है कि नहीं। तो ये चीज़ें
तो वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों तथा प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ना, चाहे वस्तु के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, चाहे निवेश के माध्यम से, चाहे तकनीक के माध्यम से, तकनीक का मतलब प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना ही क्या कहलाएगा? प्रवास। ठीक है, इतना बेहतर है। वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों के माध्यम से आपस में देशों को जोड़ना ही कहलाएगा प्रवास। क्या कहलाएगा विद्यार्थी? प्रवास। समझ में आ गया होगा? वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक दूसरे देशों को जोड़ने की प्रक्रिया ही कहलाती है प्रवास। क्या कहलाएगा विद्यार्थी? प्रवास। याद हो गया होगा? चलिए तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, आइएगा अगली हेडिंग देखेंगे, प्रौद्योगिकी। देखिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे कितना बेहतर आपके देश में टेक्नोलॉजी कितना, तो बस इसमें एक ही वन लाइनर प्रश्न बनेगा, विगत 50 वर्षों में, विगत, विगत का मतलब बीत गला, पिछले 50 वर्षों में क्या हुआ है? पिछले जो हमारे 50 वर्ष यानी बीते हुए 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी, परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है, अत्यधिक उन्नति या वृद्धि हुई है। इन नोट टाइप प्रश्न है, बस प्रौद्योगिकियों का मतलब क्या होता है? तकनीकी। तो पिछले 50 वर्षों में पूछेगा, पिछले 50 वर्ष में किस चीज में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हुई है? तो किसमें? परिवहन प्रौद्योगिकी। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट, आने जाने में। पहले देखते थे आप लोग कि आदमी क्या होता था, छोड़ दी सब, तो आदमी मर जाता था तो उसमें गाड़ियां घोड़ा नहीं होती, तो आदमी कंधे पे लाद के ही गाजीपुर, मऊ, जिसका जहाँ पे घाट होता था, लाद कर राम नाम सत्य यही सभी का गत्य बोलते बोलते लोग चले जाते थे। 4 घंटा 6 घंटा पैदल लगता था। टेक्नो उस समय हमारे पास क्या था? परिवहन का अभाव था, साधन नहीं थे, यही होता। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं 50 वर्षों के बाद अब आज के साधन के आदमी तुरंत मारा, तुरंत फोन में गाड़ी घोड़ा आया, लोग तो सबके घर आया, जो भी आपका लादने वाले सब होते हैं, मैजिको जी का है, तुरंत लाते हूँ इधर 1 घंटा में पहुंच गया, 1 घंटा में जरा डाला और घर 2-3 घंटा में चले। तो क्या हमारे यहाँ धीरे धीरे किसका ज्यादा है? यानी कि प्रौद्योगिकी से मतलब क्या रहा है कि पिछले 50 वर्षों में किसमें ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है? तो परिवहन में। किसमें मिले विद्यार्थी हमारे? परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति। उन्नति का मतलब अधिक से अधिक परिवहन, अधिक से अधिक गाड़ियां। देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गाड़ियां आ रही, नई नई, केटीएम से लेकर पेटीएम तक। पेटीएम गाड़ी नहीं होता, केटीएम गाड़ी है। देश भर का ही पल्सर चलल है, तो सुजुकी चलल है, आऊ देश भर की गाड़ी आ रही है। तो मुख्य रूप से जो प्रौद्योगिकी स्तर से पूछेगा कि पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा किसमें उन्नति हुई, किसमें वृद्धि हुई है, तो मुख्य रूप से परिवहन प्रौद्योगिकी में। किसमें विद्यार्थी? परिवहन प्रौद्योगिकी में। चलिए अब आगे हम देखेंगे वैश्वीकरण में आईटी की भूमिका। अगली हेडिंग, वैश्वीकरण में आईटी की भूमिका। आईटी, आईटी क्या होता है? सबसे पहले इसको हम समझेंगे, आईटी की भूमिका का मतलब। इसके बारे में लिखेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विद्यार्थी गलत हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखा है आईटी को तो एक दू ठे नाम है, एक एक कही आई सी टी या आईटी। ठीक है, दोनों सेम है। आईटी क्या होता है? आईटी का मतलब कितना बेहतर से बेहतर आप सेवाएं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आईटी क्या विश्व में सेवाओं के उत्पादन का विस्तार करता है। आईटी क्या करता है? विश्व में सेवाओं के उत्पादन में विस्तार करता है, विस्तार करता है। ठीक है, ये चीज है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, पहले हम समझे कि टेक्नोलॉजी विश्व में सेवाओं को क्या करेगा? उत्पादन करने का, यानी ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने का काम करेगा। जैसे में आप देखेंगे टेलीविजन, टेलीफोन,
टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल और दूर सैटेलाइट, छोड़ दीजिए इतना बहुत है। टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, उसके बाद देखो जो ऊपर जाते हैं सब गधा, उपग्रह संचार, उपग्रह संचार, ठीक है ये था। देखिए वैश्विक पूछेगा वैश्वीकरण में आईटी, तो आईटी क्या होती है? आईटी का मतलब देखिए, आईटी को आईटी कहिए, आईसीटी कहिए, दोनों सेम है, आईटी या आईसीटी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, पूछ सकता है कि आईटी का फुल फॉर्म या आईसीटी का फुल फॉर्म, ठीक है, दोनों सेम में। आईटी कर रहा है, सी को साइलेंट कर दिया, ठीक है, सी के बारे में बात ना करो, कब को लोग जाना सुना आदमी का लोग का छिपी में, तो वह बतिया कहता, ठीक है ना। आईटी, आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आईटी कहिए, आईसीटी दोनों सही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या कहेंगे? आईसीटी या आईटी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद अगर बाबू बोलिए तो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी कहिए। और वही में जब कम्युनिकेशन के साइलेंट कर देता तो क्या कहा था? आईटी, क्या कहा था? आईटी। आईटी क्या होती है? आईटी का मुख्य उद्देश्य क्या कह रहा है? विश्व में सेवाओं के उत्पादन में विस्तार। सेवाएं जैसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं देना। कौन कौन सी सेवा देने का काम करता है आईटी? तो टेलीविजन, टेलीविजन देख रहे हैं कितनी सेवाएं, घर पे बैठे सास बहू का झगड़ा कैसे होता है, नाग नागिन कैसे डसते हैं, फिल्म में कहाँ कौन फिल्म मार रहा है, एक मुंह का गिर रहा है, चार मुंह का, अलग अलग चीज, तो किसके माध्यम से? ये आईटी एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें काम कर रहे। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीफोन अब तो मोबाइल फोन है, पहले टेलीफोन होता था घंटी इतना खूब बड़ा सा होता था, 1 रुपया डला सिक्का में, पीसीओ में। आगल फोन, हेलो का मंगरू काका, ठीक बाड़ा, और कुल हाल चाल ठीक बात, तनी मनी बात हो के अब जहां लगे कि 10 सेकेंड बाकी रखत रखत 51 52 53 54, आदमी 58 जा क्या करते? काट देते थे, काहे तुरंत 59 60 हुई तो 1 रुपया तो और खत्म, फिर बतियाओ खातिर 1 रुपया डलवा, तो ये चीज था क्या? टेलीफोन। अब तो आ गया जमाना किसका? मोबाइल का। अनलिमिटेड बतियाते रहिए दिन भर, कोई फायदा नहीं, रात भर बतियाइए, पैसा नहीं कटने वाला है कि नहीं? एक बार रिचार्ज करा लिए। और मुख्य रूप से उपग्रह, उपग्रह संचार में सैटेलाइट जो होता है छोड़ा जाता है कि किस ग्रह पे क्या मतलब आदमी जीवन संभव, नहीं चला चर्चा इस समय आप देख रहे हैं, मंगल ग्रह, चंद्रमा पे कि आदमी क्या संभव है रहना है, तो हम किसके माध्यम से सैटेलाइट भेजते हैं, वहाँ पता करते हैं कि वहाँ का मतलब वातावरण कैसा है, क्या माहौल है, सारा किसके विधि के द्वारा? उपग्रह संचार। ये सारा कौन बताने का काम करता है? तो यही आईटी है। क्या है? आईटी, ठीक है। तो आईटी का मतलब पहले फुल फॉर्म आईटी कहिए, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मुख्य रूप से वस्तुओं को क्या करता है? वस्तुओं में, सेवाओं में उत्पादन, विश्व में सेवाओं के उत्पादन में विस्तार करने का काम, यानी अधिक से अधिक सेवा देने का काम कौन करेगा? आईटी करेगा। जैसे आपका टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, दूसरा एक आपका उपग्रह संचार हो गया, मोबाइल हो गया, सैटेलाइट, ये सारी चीज किसमें आ जाएंगे? आईटी में। तो आपको अच्छे से हमारे बाबू समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, ठीक, चलिए। आइएगा अगला हेडिंग हम देखेंगे, व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक, अवरोधक का मतलब ही होता है रुकावट। क्या होगा? रुकावट। व्यापार से बिजनेस, एक जगह से वस्तुएं दूसरी जगह भेजना, क्या हमारा व्यापार। तो व्यापार अवरोधक क्या होते हैं? सरकार द्वारा सामान एवं सेवाओं पर प्रतिबंध, जैसे कह सकते हैं रुकावट लगाना ही व्यापार अवरोधक कहलाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखिए इतना सिंपल टॉपिक था, व्यापार अवरोधक किसे कहते हैं। सरकार द्वारा सामान एवं वस्तुओं के आवागमन, वस्तुओं के क्या करना? आदान प्रदान पे, ठीक है, वस्तुओं के आदान प्रदान पर, ठीक है। ये देखिए व्यापार अवरोधक कुछ नहीं, हम बताएं अवरोधक का मतलब रुकावट, ठीक है। जैसे कि रुकावट क्या होता है समझिएगा, जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं,
मेहनत से ना पढ़वा लो, इधर काम चलाओ, पढ़वा सोचवा कि अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छा नंबर आ जाए, 90+ आ जाए, पास हो जाए ठीक ठाक नंबर से। अब पढ़ेंगे नहीं, खाली सोचेंगे, है कि नहीं, सोचते रहे इतना नंबर लिया है वो, घर में पढ़ब ना, खाली सोचब, पढ़ब ना सोचब, खाली तो सोचने से कुछ होगा। एक ऐसा समय आएगा कि अब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। यानी अवरोधक, रुकावट। अब एक के क्लास में अब 12 बजे 10 में फेल है, फिर 10 में नाम लिखा, फिर 10 में बार बार फेल हो रहे, तो क्या एक रुकावट है, बार बार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो वही क्या, बार बार एक ही कक्षा में पढ़ना क्या, रुकावट, अवरोधक, ठीक है। तो व्यापार अवरोधक किसे कहेंगे, सरकार द्वारा सामान एवं सेवाएं, सामान हम बता चुके हैं, किसी वस्तु जैसे कारपेंटर हो गया, पेन हो गया, है देख रहे हैं सारा, बोर्ड हो गया वस्तु। उसके बाद सेवा, जैसे रेल का सेवा लेना, शिक्षा का सेवा लेना, खा रहे हैं तो पेट में जा रहा है, एक प्रकार का हमारा भर रहा है, तो सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से सरकार द्वारा सामान एवं सेवाओं पे क्या लगा देना, के आदान प्रदान पे प्रतिबंध लगा देना। सरकार जब क्या करे, किसी वस्तु के आने जाने पे रोक लगा दे, सिंपल। सरकार किसी वस्तु पे, किसी सेवा पे आने जाने पे कह दे, इस देश की वस्तु, यहाँ का केला अमेरिका में नहीं जाएगा, अमेरिका से चावल भारत में नहीं है, वहां की सरकार कह दे, यानी किसी वस्तु के आदान प्रदान के एक जगह से दूसरे जगह भेजने पे अगर सरकार रोक लगा देती है, यही रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी विद्यार्थी, व्यापार अवरोधक। क्या कहलाएगी, व्यापार अवरोधक। फिर से बता रहे, किसी वस्तु को सरकार के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पे प्रतिबंध लगा दे, सरकार कह दे कि इस वस्तु को आप नहीं ले जा सकते हैं, यही क्या कहलाएगा, व्यापार अवरोधक। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, व्यापार अवरोधक। समझ में आ गया। चलिए अगली हेडिंग हम देखेंगे अब, वर्ष 1991 से पहले विदेशी व्यापार। वर्ष 1991 से पहले विदेशी व्यापार, ठीक है, ये हेडिंग है बाबू। वर्ष 1991 से पहले विदेशी व्यापार में मतलब मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत, ऐसी कर देती है एक बार, स्वतंत्रता के बाद भारत विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। दूसरी चीज है 1950-60 के उद्योग में धीरे क्या वृद्धि है, 1950 से लेकर 1960 के समय भारत में उद्योगों में वृद्धि हुई, वृद्धि को में धीरे धीरे उद्योग लगाए गए। देखिए वर्ष 1991 से पहले विदेशी व्यापार से क्या समझते, दे दिया कि 1991 से पहले विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं। तो 1991 से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय स्वतंत्रता के तुरंत बाद हम देश में क्या करते थे, मुख्य रूप से विदेशी व्यापार करने पर रोक लगा देते। क्यों, इसका भी कारण ये थोड़ा ना कि मने रोक लगा दें कोई सरकार, कहने का मतलब अभी आपका देश जल्द ही आज़ाद हुआ था, दूसरे हम गुलामी में जकड़े हुए थे, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के गधे सब अंग्रेजों के। अभी जल्दी हम क्या हुए थे, आज़ादी से मुख्य स्वतंत्रता मिली थी। अभी इतनी ज़्यादा जनता थी, इतनी ज़्यादा गरीबी थी, तो पहले अपने देश के खाने पीने की वो लोग संतुष्ट रहें, लोग सही से अनाज को मतलब सही ढंग से लोगों का भरण पोषण, हम इसके बारे में सोचेंगे, न कि अभी देश में इतनी गरीबी है, डायरेक्ट अब जो भी वस्तु है उसको हम क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, मंगाने लगे। तो मुख्य यही कारण था कि देश जल्द ही स्वतंत्र हुआ था, तो हम व्यापार करना पसंद नहीं किए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत विदेशी व्यापार पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध। कहा है कि अभी हम व्यापार किसी भी देशों के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अपनी भारत की ऋण की अर्थव्यवस्था को थोड़ा ना थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्या रहा है, 1950-60 के, लेकिन 10 वर्षों बाद 47 में आजाद हुए, 1950-60 में धीरे धीरे अब लोगों ने सोचा नहीं यहाँ पे क्या करें, उद्योग लगा दें। तो मुख्य रूप से 1950 और 60 के समय में भारत में उद्योग लगना क्या हो गए, शुरू हो गए, अच्छे खासे उद्योग लग गए, ठीक है। तो ये था वर्ष 1991 से पहले विदेशी व्यापार में बताएं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कहा कि अभी हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं करेंगे। दूसरा, लेकिन धीरे धीरे 10-12 साल बाद 1950-60 में हमारे यहाँ भी धीरे धीरे उद्योग लगना क्या हो गया विद्यार्थी, प्रारंभ हो गया। चलिए अब हम मिटा रहे हैं। अगली हेडिंग देखेंगे, आर्थिक नीति 1991। आर्थिक नीति कब हुई थी, 1991
91। आर्थिक नीति, आर्थिक का मतलब पैसे से कंडीशन एक बार क्या हुआ था, खराब हो गया था। ठीक है, देखिए आर्थिक नीति क्या होती है, एक बार सन 1991 के समय, 1990-91 के समय हमारे वित्त मंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय ऐसा देश का कंडीशन आ गया था, मात्र अपने देश में 15 दिन का ही भोजन बचा था। 15 दिन का भोजन बचा था। लोगों ने सोचा कि अगर यही दशा हुई तो 10-15 साल फिर से हमारे यहाँ कंडीशन आ जाएगी, तो फिर दूसरे देश के लोग हमारे देश पे हावी होना क्या हो जाएंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो उस समय पंडित डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे, जो क्या थे, वित्त मंत्री थे, अर्थशास्त्री, वित्त अर्थशास्त्री, बहुत मतलब अर्थशास्त्री थे मुख्य रूप से, अर्थशास्त्री से उन्होंने सोचा कि कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज करें। उस समय उन्होंने कहा कि जितनी भी विदेशी कंपनियां अगर भारत में आना चाहती है वो भारत में क्या कर सकती हैं, आ सकती हैं। तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां 1991 के समय हमारे देश में लगभग आई थी, जिससे जब आई तो हमें पैसे देंगे, जब पैसे देंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे देशों से अनाजों को खरीदना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। जिससे सभी लोग धीरे धीरे, जो अनाज 15 दिन का था, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुआ, लोग संतुष्ट से रहने खाने लगे और फिर भी धीरे धीरे भारत की तरक्की होने लगी। ठीक है, तो आर्थिक नीति 1991 में क्या बातें कही गई, 1991 में, 1991 से भारत विदेशी कंपनी में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1991 से भारत में विदेशी कंपनी से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ठीक है, व्यापार में परिवर्तन डब्ल्यूटीओ के माध्यम से हुआ था। व्यापार में परिवर्तन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के हुआ। ठीक है, ये चीजें थी। देखिए कर आर्थिक नीति में क्या बातें कही गई 1991 में, आर्थिक नीति में कही गई कि मुख्य रूप से 1991 से भारत में विदेशी कंपनी प्रतिस्पर्धा, धीरे धीरे हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां आने लगी, यानी विदेशी कंपनियों को भी हमने आगमन कर दिया था और अपने देश की कंपनी भी धीरे धीरे क्या कर रही थी, विकास कर रही थी। तो मुख्य रूप से 1991 की आर्थिक नीति में क्या हुआ कि हम भी विदेशी कंपनी से कंपटीशन करने लगेंगे, किस कंपनी का उत्पादक बेहतर है, किस कंपनी का उत्पादक बेहतर नहीं है। दूसरी चीज क्या कर रहा है, व्यापार में जो परिवर्तन हुआ था किसके द्वारा हमारे देश में हुआ था, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ एक संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये एक प्रकार की संस्था है जो पूरे देश में मुख्य रूप से, पूरे देश के लगभग सभी देशों में क्या करते हैं, व्यापार को बढ़ावा देने का काम करती है। तो ये हमारे देश में परिवर्तन करने का काम कौन सी संस्था हमारा सहयोग दी थी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कौन विद्यार्थी, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो आर्थिक नीति 1991 में बताया थे कि 1991 में मुख्य रूप से भारत में विदेशी कंपनी से कंपटीशन शुरू हुआ और इसमें सहयोग देने का मतलब व्यापार में जो परिवर्तन करने का भारत में काम कौन सी कंपनी, किसके संस्था द्वारा हुआ था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं आगे, मिटा दें। ठीक, अगली हेडिंग हम देखेंगे विद्यार्थी, उदारीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण किसे कहते हैं, मुख्य सरकार द्वारा प्रतिबंध को हटाना, सरकार द्वारा वस्तुओं के आदान प्रदान में जो प्रतिबंध लगाया गया था उससे हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, उदारीकरण सरकार द्वारा वस्तुओं के जो आदान प्रदान में प्रतिबंध लगाया गया था। आपने देखा व्यापार प्रतिबंध बताए थे, व्यापार अवरोधक बताए थे कि मुख्य रूप से किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या था, सरकार ने रोक लगाया था, तो उसे व्यापार अवरोधक कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उदारीकरण से मतलब उदार व्यक्ति, लगा ना, आदमी के देख आदमी अलग स्वभाव का होता है, बड़ा उदार व्यक्ति, कुछ भी कर दे सुन लेता, कगरिया देव तब वो सुन ले ना,
हर समय एकता नहीं, हाथ झुकाने के लिए हर समय मौका नहीं, कब हाथ चला भी सकता है। ठीक है, तो उदारीकरण से मतलब क्या है, सरकार द्वारा जो वस्तुओं के आदान प्रदान में प्रतिबंध लगाया गया था, सरकार ने वस्तुओं का आदान प्रदान का प्रतिबंध लगाया था कि वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, उसी प्रतिबंध को हटा देना क्या कहलाएगा, उदारीकरण। मुख्य रूप से प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाएगा, उदारीकरण। ठीक है, इसमें उदारीकरण में क्या होता, मुख्य रूप से क्या इसमें बात देखते, जो उदारीकरण था अब प्रतिबंध को क्या कर दिया था, हटा दिया था। अब देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है, इसके जिस तरह से उसके उद्देश्य हमने पढ़े थे, अब इसके उद्देश्य देखेंगे। हर व्यक्ति का एम होता है, आपका भी अलग अलग क्या होगा, उद्देश्य होगा। भारतीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, भारतीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी हम समझेंगे, आधुनिक तकनीक एवं सक्षम प्रबंधन को भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल करना। आधुनिक आधुनिक तकनीक एवं सक्षम प्रबंधन को, प्रबंधन का मतलब बेहतर से बेहतर रखना, को भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल करना, को भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझेंगे विद्यार्थी क्या कह रहा है, उद्योगों को सरल बनाना, उद्योगों को सरल बनाना। देखिएगा, उदारीकरण, इसके बाद एक टॉपिक बस आपका लास्ट बचा हुआ है, उदारीकरण किसे कहेंगे, मुख्य रूप से सरकार के द्वारा जो वस्तुओं पे आदान प्रदान पे रोक लगाया गया था, उसी रोक को हटा देना क्या कहलाएगा, उदारीकरण। यानी वस्तुओं पे जो रोक सरकार ने लगाई थी कि एक वस्तु का, मुख्य रूप से हमारे देश की वस्तु किसी दूसरे देश की वस्तु में नहीं बेचेंगे, वहां से किसी वस्तु को अपने देश में नहीं लगाएंगे, जो प्रतिबंध लगाया गया था उसी प्रतिबंध को हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उदारीकरण। क्या कहलाएगी विद्यार्थी, उदारीकरण। इसमें उदारीकरण का उद्देश्य क्या था, कि उदारीकरण क्या चाहता था भारत में, तो भारतीय बाजार को क्या करता था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। यानी भारत का जो मार्केटिंग था, भारत में जो व्यापार होता था, भारत में ही रह जाएगा तो उतना भारत आगे नहीं जाएगा। तो ये उदारीकरण के जो लोग थे, उदारीकरण जो प्रक्रिया थी, इसमें कही गई कि भारत के बाजार को धीरे धीरे क्या कर विश्व के बाजार के लेवल पर ले जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए, जिससे भारत के बाजार की पता चले कि भारत के बाजार में क्या गुणवत्ता है, क्या कमियां है, क्या इसमें, तो धीरे धीरे भारत इसमें क्या करेगा, सुधार करेगा। दूसरा, आधुनिक तकनीक, आधुनिक जो तकनीक है, नई नई तकनीकें जो आ रही है, सक्षम प्रबंधन को भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल करना, नई नई तकनीकों को भारत में लाना। दूसरा, सक्षम प्रबंधन, सक्षम प्रबंधन का मतलब तकनीक तो आ गई, अब तकनीक का कितना बेहतर आप यूज करें, नहीं कि आपके पास मशीन है कि चलौले का ढंग में ना, मशीन आ गई, गाड़ी खरीदा गई, शादी में दो चक्का का गाड़ी मिल गई, चलौला का ढंग, दिन जिंदगी बचे, या साइकिल मिल गई गाड़ी, हूँ ऐठली टिपे टाइम ऐठा तक लेके खेत में ऐठा गई, है कि नहीं। तो वस्तु तो आ गई, लेकिन उसके बारे में रख रखाव करना, उसको अच्छे ढंग से जानना, वही कहलाएगा सक्षम प्रबंधन। तकनीक आ गई, लेकिन तकनीक का सही यूज करना, सही इस्तेमाल करना, सही कारीगर को ढूंढना, वो कहलाएगा तकनीक और सक्षम प्रबंधन। तो कहा कि आधुनिक जो नई तकनीकें आ रही हैं, उसको सही ढंग से प्रबंधन, सही ढंग से उसका यूज करने के लिए अच्छे कारीगर चाहिए, वो क्या करना, मुख्य से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कर दे, उसको शामिल कर दे। अगला, उद्योगों को सरल बनाना, उद्योगों को सरल बनाने का तरीका, कारखाना सरल बनेला, पक्के सरे वाला बाबू ना। उद्योगों को सरल बनाने का मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योगों को लगाना। अब डायरेक्टली अब भारत है, उतना हम लोग विकसित देश नहीं, तो छोटे छोटे उद्योग को लगाना और धीरे धीरे कार्यों को बढ़ाना। सरल बनाने से तात्पर्य कि उद्योगों को क्या करें, धीरे धीरे लगाएं, छोटे छोटे उद्योग लगाएं, तब धीरे धीरे उद्योगों को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उदारीकरण आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता रहे, सरकार द्वारा वस्तुओं के आदान प्रदान पर जो प्रतिबंध लगाया गया तो उसे हटा देना उदारीकरण कहलाएगा। इसका उद्देश्य पहला है कि भारतीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दें। दूसरा है आधुनिक तकनीक और तकनीक का सही यूज कैसे करें, उसको प्रबंधन में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़ें और सब उद्योगों क्या बना दें, सरल यानी छोटे छोटे उद्योगों को लगाना शुरू कर दें। अब आज इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक देखिएगा विद्यार्थी, आइए अंतिम है आपका टॉपिक, WTO क्या है, WTO क्या है। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। WTO क्या विद्यार्थी? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? संगठन लिखिए या संस्था है, ठीक है ना। देखिएगा, जो देशों के बीच व्यापार के विश्व स्तर को, जो देशों के बीच व्यापार के, जो देशों के बीच विश्व व्यापार के नियमों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है। ठीक, अगली चीज देखेंगे इसमें, WTO व्यापार आसानी से स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए। ये कहता है कि व्यापार सरल आसानी पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए। इसका अंतिम डेटा लिखेंगे, अंतिम इसका टॉपिक क्या कह रहा है। WTO के सदस्य यानी कि मेंबर लोग, ठीक है, WTO के सदस्य 29 जुलाई 2018 तक 29 जुलाई 2018 तक 164 सदस्य देश थे, देश इसमें शामिल थे। देखिए, ये था WTO विद्यार्थी को बता रहे। अब ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। हिंदी क्या होगा विद्यार्थी? विश्व व्यापार संगठन। यह क्या है? तो यह एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब ये विश्व के लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ है? फैला हुआ एक संगठन है। जैसे आप लोगों का विद्यालय भी एक संगठन, एक संस्था है। अलग अलग विद्यालय, विद्यालय जैसे होता है कि PN इंटर कॉलेज हो गया, DAV इंटर, एक प्रकार की क्या है? संस्था है ना। तो मुख्य रूप से जो कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन एक प्रकार की क्या? अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन। दूसरा, जो देशों के बीच जो व्यापार है, दुनिया में जो व्यापार नियम बनाए गए इस हिसाब से, जैसे अब विद्यालय का आपका नियम होगा कि सुबह 9 बजे आपकी घंटी लग जाएगी, 8:30 बजे घंटी लग जाएगी, प्रेयर करेंगे, प्रेयर करने के बाद फिर अपना टीचर आपसे पूछेंगे, कोई चीजें कहेंगे, नियम से जाएंगे, टाई नहीं लगाएंगे, पर नहीं लगाए तो टीचर आएंगे, लिया हाथ पे मारेंगे तो ठीक लगेगा आपको। यानी कि एक नियम बना है ना, तो आपको गुस्सा कहाँ सर जी मारे, आप नियम से नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यही कर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, ये मुख्य रूप से विश्व व्यापार के लिए जो नियम बने उस नियम को क्या करता है? पालन करता है। कौन पालन करता है? WTO। दूसरा चीज ये कहता है कि व्यापार सरल हो। सरल का मतलब व्यापार आसानी पूर्वक हो, सुगमता पूर्वक हो, और मुख्य रूप से व्यापार कैसा? स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए। स्वतंत्रता पूर्वक तात्पर्य है क्या? बताइए मुझे। आपको कह दिया जाए कि आप पढ़ रहे हैं, आपको आगे जाके डॉक्टर बन, और आपकी अच्छे डॉक्टर नहीं बनने की इच्छा है, आप सोच रहे हैं कि हम सेना में वर्दी उर्दी तान के बंदूक लेके AK-47 मारब तो दुश्मन की उड़ जाई गोली, और कहाँ चली कपार केहू ना बोली, है कि नहीं। मुख्य रूप से क्या कह रहा है कि व्यापार स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए। आपकी जो इच्छा है आप वही करें, नहीं कि हमको जाना है सेना में, हमको बार बार भेजा जाए कि नहीं जाओ डॉक्टर बनो, जाओ टीचर बनो, जाओ टीचर बनो। हमारी इच्छा क्या है? सेना। तो मतलब व्यापार कैसे करें? स्वतंत्रता पूर्वक। अगला आंकड़ा, WTO के जो सदस्य देश कितने थे? तो 29 जुलाई 2018 तक का डाटा है। इसमें कितने देश शामिल थे? 164 देश क्या थे? शामिल थे। कितने शामिल थे विद्यार्थी? 164 देश। ये हो गया आपको समाप्त। बता दीजिए एक बार, WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। व्यवहार कैसा होगा? सुगमता पूर्वक होगा, स्वतंत्रता पूर्वक होगा। ठीक है, अगला चीज बताइए, इसमें 2018 तक कितने देश शामिल थे? 164 देश शामिल थे। टोटल आपका चैप्टर हो गया द इंड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं द इंड। ठीक है, आपका चैप्टर हम कर दिए समाप्त, और पार्ट ये आपका क्या बना? 3।
चलिए विद्यार्थी, आज के लिए बस इतना। खूब मन लगा के पढ़िए, आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट बने बस।